रोक के बावजूद बिक रही है डाइजीन। सरकार ने दवाई की मैन्युफैक्चरिंग पर लगाई है रोक। पूर्वी दिल्ली के केमिस्टों का कहना, नहीं आया ऐसा कोई नोटिस। पूर्वी दिल्ली के मंदिर में फलों से की गई सजावट। वृंदावन की तर्ज पर निधि वन भी बनाया गया। विशेष कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। मानसरोवर पार्क पर बना अंडरपास आवाजाही के लिए खोल दिया गया। 7 महीनों से चल रहा था काम, अभी भी नहीं पूरा हुआ है काम। G20 सम्मेलन की तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार जारी है फ्लैग मार्च। जगह जगह चेकिंग कर दिया जा रहा है जोर। घर में घुसकर महिला के साथ हाथापाई, छेड़छाड़ करने की भी कोशिश। सोने की ज्वेलरी और पैसे लेकर फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। पेट में अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो अमूमन हम मेडिकल स्टोर से डाइजीन लाकर उसका सेवन करते हैं और अधिकतर डॉक्टर भी पेट की कई समस्याओं के लिए डाइजीन ही लिखते हैं। हाल ही में एक मामला देखने को मिला है जिसमें एक युवक द्वारा डाइजीन लेने पर उसका टेस्ट और कलर अलग होने की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद डाइजीन की मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी गई। हालांकि जब हमने पूर्वी दिल्ली के केमिस्ट स्टोर पर जानकारी ली कि क्या इस तरह का कोई नोटिस है कि डाइजीन की सेल पर रोक लगी गई है, तो उनका कहना था कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि डाइजीन को बंद किया जाए, लेकिन अगर ऐसा कोई नोटिस आता है तो जरूर इसकी सेल पर रोक लगा देंगे। लेकिन अभी उनके पास पेशेंट डाइजीन लेने आ रहे हैं। डाइजीन जो कंपनी है ना, एबट कंपनी, उसमें क्या हुआ, डाइजीन मतलब सेम बैच पर जो उसमें टेस्ट था डाइजीन का, उसमें थोड़ी सी खराबी आई, मतलब एक तरह से कम ही आई है सेम बैच पर। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो डाइजीन ही शुरू से हर किसी डॉक्टर की ज़बान पर डाइजीन होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, अभी कुछ एक साइड में, कुछ साउथ साइड में है शायद, एक पेशेंट ने उनसे डाइजीन मेडिकल से परचेज़ करी तो उसने डाइजीन को पिया। उस डाइजीन का टेस्ट जो था बिल्कुल सही था। अब किसी दूसरे पेशेंट ने वही बैच नंबर सेम बैच का डाइजीन लिया, उसको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा कड़वाहट उसमें जो भी कुछ होगा, तो जी कलर भी थोड़ा सा डिफरेंस हुआ था। इस वजह से थोड़ा डाइजीन में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी बस। कि डाइजीन के लिए हमको तो बाकायदा ड्रग उससे गाइडलाइन आएगी तभी तो हम कर सकते हैं। अभी तक ना कंपनी वालों की तरफ से कोई गाइडलाइन आई है, ना उसकी तरफ से कोई गाइडलाइन कि जैसे बंद कर दिया जाए, जैसे इसकी जो सेलिंग है वो बंद कर सकते हैं। जब तक कंपनी की तरफ से नहीं आएगा, कंपनी अपने स्टॉप नहीं करेगी, तब तक हम कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली जो डाइजीन के बारे में ये एक अफवाह भी हो सकती है। कंपटीटर कंपनियां हैं तो किसी को बदनाम करने के लिए कोई तरह का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। तो लीगल वे में देखा जाए तो अभी तक ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है इसके ऊपर, कोई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो कहना बेकार है कि डाइजीन ख़राब है या क्या है, नहीं है। हो सकता है कोई ले जा करके सील उसका बैच को तोड़ करके उसमें कुछ मिला दिया हो। अभी तो कोई गाइडलाइन नहीं आई है मैडम, ऊपर से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। डाइजीन का सिर्फ वैसे डॉक्टर्स वगैरह के भी प्रिस्क्रिप्शन आ ही रहे हैं मेरे पास, और हम नॉर्मली बेच भी रहे हैं। पूर्वी दिल्ली का एक मंदिर जो जन्माष्टमी के अवसर पर फलों से सजाया गया। जी हां, आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर विभिन्न तरीकों से जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिरों की साज सज्जा की जाती है। इसी कड़ी में शाहदरा जिला के सूरजमल विहार स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर को फलों से सजाया गया है और यह अपने आप में दिल्ली में पहली बार देखने को मिल रहा है। जहां जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मंदिरों में भीड़ उमड़ती है तो हर मंदिर कमेटी अपने अपने अनुसार मंदिरों की साज सज्जा करती है। इस बार इस मंदिर कमेटी ने जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी और बांके बिहारी मंदिर की तर्ज पर मंदिर को कहीं तो खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण के दरबार को और मां वैष्णो देवी के दरबार को फलों से सजाया है। वहीं भगवान श्री राम के दरबार को भव्य फूलों से सजाया गया है। तो वहीं मंदिर में एक तरफ वृंदावन की तर्ज पर निधि वन भी बनाया गया है। मान्यता है कि निधि वन में आज भी भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों के साथ रास रचाते हैं। इसी धारणा को जागृत करने के लिए सनातन धर्म मंदिर की कमेटी ने इस बार मंदिर के एक हिस्से को निधि वन के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। वहीं भगवान शंकर के दरबार को गुफा के रूप में दिखाया गया है। इस मौके पर हमने मंदिर कमेटी के लोगों से बात की और जाना कि इस बार विशेष रूप से क्या कार्यक्रम रहेगा। वहीं कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस बार भजन कीर्तन के साथ साथ कॉलोनी के सभी बच्चे नृत्य और भजन करेंगे।
कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस टाइम हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के सूरमल विहार के एक मंदिर में, जहां एक अनोखे तरीके से मंदिर को सजाया गया। मैं पीछे की तरफ अगर दिखाना चाहूँ, इस मंदिर को सजाया गया है फूलों से। अलग अलग फूल और फल लगाए गए हैं। यहाँ केले से लेके संतरा, नारियल और अनार, हर तरीके के फल लगाए गए और फूलों से मंदिर को सजाया गया है। और कहा जा रहा है कि इस मंदिर को वृंदावन के तौर पर निधि वन के तरीके से सजाया जाएगा। मंदिर के कुछ अधिकारी, कुछ कमेटी मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, एक ये विचार कहाँ से आया कि फलों से मंदिर को सजाया जाए? अक्सर देखा गया है कि फूलों से मंदिर को सजाया जाता है, इस मंदिर को फूलों के साथ साथ फलों से भी सजाया गया है। जी हाँ, भगवान जी को फल तो बहुत प्यारे लगते ही हैं, और वृंदावन के अंदर या वैष्णो देवी में जैसे इस थीम को हमने देखा, तो हमारी कमेटी ने, हमारे प्रधान जी ने ये ऐसा डिसाइड हम लोगों ने किया कि इस बार जन्माष्टमी पे प्रभु के जब जन्म दिवस मना रहे हैं हम लोग, जन्मोत्सव है, हम इसके फूलों के साथ साथ फलों का भी इस्तेमाल करके और पूरे इसको सुसज्जित किया जाएगा। सर, इस बार जन्माष्टमी को लेकर काफ़ी उत्साह भी है लोगों में। क्या कुछ खास किया गया मंदिर में, और क्या कितनी श्रद्धालु आए? देखिए, जैसे कि अगर पिछले वर्ष भी आप लोग आए थे, यहाँ पर बहुत अधिक आसपास के पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं, खास करके आनंद विहार और बाहर के और दूर शाहदरा से, विश्वास नहीं, इधर से बहुत लोगों की भीड़ यहाँ पर आती है। पिछली बार हमने फूलों का बंगला जैसे सेम वृंदावन की तरह यहाँ सजाया था, और इस बार जो है हमने उसी थीम को रखते हुए यहाँ पर जैसा कि वाटिका का सीन हमने दिया है, निधि वन बनाया है, वहाँ पर हमने अपना गुफा बनाई है और ये फूलों और फलों से सुसज्जित किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर शाम को होंगे। 6 बजे से 12 बजे तक यहाँ की लाइन टूटती नहीं है। तो सर, फलों का आइडिया कहाँ से आया, और ये निधि वन की तरह सजाने का आइडिया कहाँ से आया कि निधि वन की तरह इस मंदिर को सजाया जाए? और फूलों से तो अमूमन सभी मंदिर सजते हैं, लेकिन इस बार फलों से मंदिर सजाया जाए। हमारे क्षेत्र के निवासी बिहारी जी अभिन्न भक्त हैं, तो हमने एक चेष्टा की है कार्य समिति ने कि यहाँ पे बिहारी जी का साक्षात दर्शन हो, और उसी स्वरूप को हमने निकालने की कोशिश की है। निधि वन, जहाँ पर बिहारी जी रासलीला करते हैं अपनी, तो वही उसी प्रयास में फल। क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? एक बच्चों का कार्यक्रम रहेगा नीचे, जो कॉलोनी के बच्चे हैं वो कृष्ण और राधा के वेशभूषा में सज के आएंगे, उन्हीं का कार्यक्रम रहेगा। ये थे हमारे साथ मंदिर के कमेटी मेंबर, जिन्होंने बताया कि मंदिर को निधि वन के तरीके से भी सजाया गया है। मंदिर को पूरी तरीके से इस बार डेकोरेट किया गया, खासकर फलों से एक अनोखे तरीके से सजाया गया, क्योंकि कहा जाता है कि भक्तों को और भगवान कृष्ण को फल पसंद थे, इस वजह से फलों से भी मंदिर को सजाया गया है। कैमरामैन नवीन के साथ एहरार चौधरी, CCN। मानसरोवर पार्क पर बना अंडरपास, जिस पर काफी लंबे समय से मरम्मत का काम चल रहा था। जानकारी मिली थी कि यहां से फ्लाईओवर पर जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को ऊपर बने हुए बस स्टैंड पर जाने में आसानी हो सके। लेकिन जिस काम को 3 महीने लगने थे, उसमें 7 महीने लग गए। अब लोगों को काफी शिकायतों के बाद इस रास्ते को खोल दिया गया है। ऐसे में लोगों का कहना है कि रास्ता खोलने के लिए काफी बार शिकायत की गई, जिसके बाद 1 सितंबर को ये रास्ते को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, जिससे काफी राहत मिली है। हालांकि काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। काम तो बहुत बकाया शेष है, मगर पब्लिक ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो इसलिए ये खोल दिया गया है। अभी अंडरपास का ऊपर काम है, वो चल रहा है। अभी इसकी समझ लो रंग वगैरह होना है, और भी काफ़ी कार्य हैं। अभी ऊपर फ्लाईओवर, जो फ्लाईओवर के ऊपर अभी खोला नहीं है। इस काम की शुरुआत हुई थी 25 जनवरी से, और इसका टारगेट था 3 महीने का, और ये खोला गया है जाकर के 1 सितंबर के लिए, ये समझ लो। हाँ, राहत मिली हुई है। बस वो ये है कि आदमी पहले ऊपर जाता था और टेलीफोन एक्सचेंज से घूम के आता था शादी के, तब जाकर के उससे राहत तो मिली हुई है, मगर अभी कार्य पूरा देखो जीने का अभी नहीं हुआ है। ये तो अभी 2-3 जो 1 सितंबर से जब से खोला गया है, ये 5-6 महीने से अपना बंद था, ये काम चल रहा था इसका। तो अभी काम पूरा है नहीं, दीवारों का काम बाकी है, ऊपर भी काम चल रहा है। तो लेकिन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी, इसलिए ये खोला गया। तो अब लोगों को काफ़ी आराम है, राहत है। बहुत दिक्कत होती थी, हमें 2 किलोमीटर ऊपर से फ्लाईओवर से होकर जाना पड़ता था, पूरा U-टर्न होकर आना पड़ता था। जैसे हमें कहीं आसपास जाना हो तो रेलवे लाइन क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती थी। अब काम पूरा हो चुका है? हाँ, 3 महीने काम था, लेकिन 7 महीने लग गए, लेकिन बहुत अच्छा हो गया काम हमारा, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा।
हाँ, थोड़ा सा काम चल रहा है, लेकिन लोगों के लिए रात खोल दिया गया, रास्ता बहुत क्लियर कर दिया गया। दिल्ली में G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब तो विदेशी मेहमानों के आने और सम्मेलन होने भर का दिल्ली सहित देश भर के लोगों को इंतजार है। इसी बीच G20 सम्मेलन के मद्देनजर राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से दिल्ली पुलिस फ्लैग मार्च लगातार कर रही है। पूर्वी दिल्ली में भी पुलिस ने गश्त बढ़ा दिए हैं, साथ ही जगह जगह चेकिंग पर जोर दिया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के थाना कृष्णा नगर अंतर्गत पुलिस ने कांति नगर पुलिस बूथ से इलाके में चेकिंग की और वहां दुकान वालों को भी G20 के बारे में बताया और सभी गतिविधियों पर नजर रखी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि शाहदरा स्थित थाना GTB एनक्लेव के जनता फ्लैट में रहने वाली महिला, जो कि कस्तूरबा गांधी अस्पताल में सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं, उनको उन्हीं के घर में 2 लोगों ने जमकर पीटा। जहां पीड़िता के अनुसार सुबह सुबह उनके घर पर एक अनजान महिला पहुंची और उनसे पूछा कि क्या आप नीतू मैडम हैं। जैसे ही उन्होंने हाँ कहा तो वह लड़की साइड हो गई और उसके साथ आए 2 लड़के, जिनको पीड़िता पहले से जानती थी, वे घर के अंदर दाखिल हो गए और गंदी गंदी गालियां देते हुए पिटाई करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पिटाई के साथ साथ दोनों युवकों ने महिला के गले की चेन, कान के कुंडल और घर में बने मंदिर के पास रखे पर्स में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं महिला ने इन युवकों को बताया कि मेरे घर में मेरा भाई आया हुआ है, लेकिन बावजूद उसके दोनों युवकों ने एक ना सुनी और ताबड़तोड़ तरीके से पीड़िता के साथ वारदात करते चले गए। इतना ही नहीं, इन दोनों ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें भी की। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। कहते हैं कि 2-3 औरतों का ने सस्पेंड किया है, तो इस वजह से इन्हें हमें यहाँ पर मारा है। चोट काफ़ी, हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है। कब का है ये कल सुबह 7:30 बजे का है। मुझे कल पता लगा कि यहाँ पर पहले एक लेडी जाती है, बोलती है नीतू सर है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ, और जब अंदर घर के घुसी है तो वो साइड में हो गई और जो 2-3-4 बंदे थे वो पीछे से आके उसके पर लाठी डंडों से मार करने लगे। मुझे कल फ़ोन गया मेरे साले का, उन्होंने बताया ऐसे से 2-3 लड़कों ने घर में आके अटैक कर दिया और बहुत लाठी डंडों से उसे पीटा। फिर हम वहाँ से रात को चल दिए और सुबह 3 बजे यहाँ पर आ गए। किससे पीटा एक बार बताइए। डंडों से पीटा। मेरी साली, ठीक है। और सुबह यहाँ 3 बजे आ गए तो देखा वो एडमिट थी और उसकी हालत लेफ्ट पैर और लेफ्ट हैंड पूरी तरह टूटा हुआ है, प्लास्टर चढ़। उनके साथ वारदात ये हुई कि वो सुबह बच्चे उनके स्कूल जा रहे थे, जाने के समय उनका गेट थोड़ा खुला रहा और वो अंदर रूम में अपने भाई के साथ बातें कर रही थी, तो अचानक एक लेडीज़ नॉक करती है कि नीतू मैडम हैं क्या, तो इसने जाकर बोला हाँ यस आई एम नीतू मैम, तो फिर वो साइड में हो जाती है। फिर करीब 2-3 लोग आते हैं रूम के अंदर और कोई बात नहीं करते, अचानक उसके साथ छीना झपटी करने लगते हैं। जब वो उसका विरोध करती है तो इन दैट सिचुएशन वो क्या करते हैं कि उसको मारने लगते हैं और उनके हाथ में बहुत बड़ा डंडा होता है। पूर्वी दिल्ली में कुत्तों की समस्या आम बात है। इन समस्याओं से आम लोग हर रोज परेशान रहते हैं। आवारा कुत्ते गलियों में घूमते हैं और आने जाने वाले लोगों पर भौंकते और काटते हैं, लेकिन प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। हर बार इन कुत्तों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है, लेकिन समस्या जिसकी तस बनी हुई है। साथ ही ऐसे में कई बार इंजेक्शन न मिलने से भी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। विश्वास नगर हो या फिर लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार हो या फिर दिलशाद गार्डन, हर जगह रोज कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं और लोग इनसे परेशान होते हैं। कुत्तों की परेशानी तो पूरे दिल्ली के अंदर है, खासकर पूर्वी दिल्ली में ज़्यादा है, क्योंकि अभी नज़दीक में स्कूल है और यहाँ के पेरेंट्स जब बच्चों को लेकर आते हैं, आवारा कुत्ते आते जाते बच्चों को नोच लेते हैं और उस पर कोई एक्शन भी नहीं लेती दिल्ली नगर निगम। ऐसे में MCD से हम यही अनुरोध करेंगे कि इन आवारा कुत्तों को पकड़ के ले जाए और पब्लिक को निजात दिलाए। नहीं, अभी तो दिल्ली नगर निगम में जितने भी हॉस्पिटल है ना, वो सारे लॉस में ही दिखा रखे हैं और जब भी वहाँ जाते कि जी दवाई तो है नहीं, आप बाहर से इंजेक्शन खरीदो। बहुत परेशानी होती है। अगर पागल कुत्ता किसी को काट लो तो इंजेक्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं यहाँ पर है। कितना डर लगता है घर से निकलने में बाहर? अब बहुत डर लगता है। डर का मतलब डर ही लगता है कि काट ले तो कहाँ इंजेक्शन लगाने जाएं। यहाँ कोई सुविधा है नहीं दिल्ली में। बच्चे छोटे छोटे आते हैं, बस्ता टैंकर लाते हैं, उनको झपट पड़ते हैं। तो कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि कुत्तों ने काटा है और सरकार इस तरफ कोई ध्यान देती नहीं। पास में हेडगवार हॉस्पिटल है, रेबीज के इंजेक्शन नहीं है। GTB जाओ, GTB में पता चलता है कि वहाँ भी रेबीज के इंजेक्शन नहीं है। केजरीवाल साहब दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जिस सरकारी अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन ही नहीं है,
उस पर कैसे हम लोग विश्वास करें कि सरकार कोई सुविधा दे रही है अस्पताल में? नहीं, बहुत आराम से यहाँ अभी बीच में दिक्कत आई थी 1.5 साल पहले, महीने 2 महीने 1.5 महीने 2-3 महीने काफ़ी हॉस्पिटलों में पूरी दिल्ली में ही नहीं था उस टाइम। तो यहाँ बराबर हैं और सब लगवा के जाते हैं आराम से। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ज़्यादा कोई किसी को काट लेता है उसके ऊपर एक इंजेक्शन भी लगता है जख्म के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें मिल जाती है और सारे टेटनस के सबके टीके लगते हैं यहाँ पर। देखिए, हॉस्पिटल में इंजेक्शन कई बार मिलना आसान नहीं होता, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि जो प्रशासन है उसकी लापरवाही भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने कई बार यहाँ चांदी वाला हॉस्पिटल है शाहदरा में, वहाँ भेजा है, तो गरीब आदमी है जो फेरी लगाता है या ठेले वाला है, वो जाता है तो गली में अनजान जो डॉगी होते हैं अनजान लोगों को काट लेते हैं कई बार। तो उनको भेजा है, वो हमारे पास आते हैं क्लिनिक में कि सर हमें फ्री लगवाना है, बताइए कोई जगह ऐसी। तो हम जीटीबी बताते हैं, भैया आप जीटीबी चले जाइए, या चांदी वाले पास में है चांदी वाला चले जाइए। तो जहाँ तक देखा गया है कि ज़्यादातर जवाब ये मिलते हैं, सर है नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगा, आप तब आ जाना। रोहतास नगर के विधायक और मेडिकल स्टोर के मालिक के बीच चल रही कानूनी जंग में ज्योति नगर के एसएचओ ललन केसरी फंस गए। आला अफसर कुछ भी बताने से बच रहे हैं, लेकिन हेडक्वार्टर सूत्रों का दावा है कि वजह विधायक मेडिकल स्टोर के मालिक के बीच चल रही रस्साकशी ही है। G20 की तैयारियों के बीच उन्हें मंगलवार रात 3rd बटालियन भेजने का ऑर्डर जारी किया गया है। फिलहाल यूपी के लोनी बॉर्डर से सटे थाने की जिम्मेदारी उनके पास थी। दरअसल ज्योति नगर थाने में विधायक की 11 मई 2022 को दी शिकायत पर 28 मार्च 2023 को गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। विधायक का दावा था कि लंग्स कैंसर पीड़ित पिता को 13 जनवरी 2022 को इंजेक्शन लगाया गया था, जिस वजह से उनकी 26 फरवरी 2022 को मौत हो गई। विधायक ने आरोप लगाया था कि स्टोर मालिक के गलत तरीके से खरीदे इंजेक्शन से पिता की मौत हुई। दूसरी तरफ मेडिकल स्टोर मालिक बसंत गुप्ता का दावा था कि 6 फरवरी 2023 की रात 8 बजे उनके ऑफिस में फायरिंग हुई। इसके बाद 29 मार्च 2023 को एक कॉल आया, जिसमें विधायक के कहने पर गोलियां चलाने और 2 करोड़ नहीं देने पर जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस ने 13 जून को बसंत और उनके दोस्त गौरी शंकर को अरेस्ट कर दावा किया था कि दोनों ने विधायक को साजिशन फंसाया था। सूत्रों ने बताया कि विधायक ने एसएचओ और कुछ आला अफसरों की ऊपर तक शिकायत की हुई है। इसी वजह से एसएचओ को 3rd बटालियन भेज दिया गया है। G20 के बाद कुछ आला अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। जॉइंट सीपी छाया शर्मा और डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तुर्की ने G20 के दौरान अचानक एसएचओ को हटाए जाने के बारे में पूछा गया तो दोनों ने वजह की जानकारी होने और कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा को राष्ट्रीय सचिव का पदभार संभालने को दिया है। इससे दिल्ली के सिख समुदाय के लोगों में भारी उत्साह दिखा। वहीं पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके में एक स्वागत समारोह रखा गया। यह स्वागत समारोह गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के द्वारा किया गया। इस समारोह में बीजेपी के सभी विधायक कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यह पद मुझे संभालने को दिया है। इससे सिख संगत में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के इलेक्शन में आएंगे तो मोदी जी ही। कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी ने उनको जिस पद पर लाए हैं, इसका लाभ 2024 के चुनाव में सिख समुदाय के साथ साथ और लोग भी भाजपा के साथ जुड़ेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी न केवल भारत के प्रधानमंत्री बल्कि विश्व गुरु को जिताने के लिए तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने और विश्व गुरु बने, इसके लिए सभी लोग देश के आतुर हैं। ये जो मान मुझे पार्टी ने दिया है, ये मान मेरे सिख भाइयों के लिए है, ये मेरी कम्युनिटी की जीत है। मुझे जो देश की सबसे बड़ी पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के संगठन में काम करने का मौका मिला, माननीय जेपी नड्डा साहब ने अपने साथ काम करने का मौका दिया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए संगतें पहुंची हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करने के लिए हजारों की तादाद में संगतें पहुंच रही हैं। नड्डा जी का धन्यवाद करने के लिए ये मान सम्मान हमारी कम्युनिटी का है और मैं अपनी कम्युनिटी को विश्वास दिलाया
कि जिस तरह से मैं आगे आपकी आवाज़ पहुँचाता रहा हूँ, सरकार की आवाज़ आप तक और आपके कामों की बात सरकार तक, दोनों का एक दूसरे का माध्यम और ब्रिज के रूप में मैं काम करूँ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनने के बाद अरविंद सिंह लवली एक्टिव नजर आ रहे हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह दिल्ली में कहा कि पार्टी जल्द ही कुछ बदलाव के साथ खुद को फिर से खड़ा करेगी और जो नेता पार्टी के बुरे टाइम में छोड़कर चले गए थे वे जल्द ही पार्टी में वापस भी आएंगे। अरविंदर सिंह लवली की बात का कई कांग्रेस नेताओं ने समर्थन किया है और उन्हें भी उम्मीद है कि पार्टी से नाराज नेताओं की वापसी होगी। इस बारे में कांग्रेस नेता चौधरी प्रेम उनका कहना है कि अगर पुराने लोग घर वापसी करते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे पार्टी और मजबूत होगी। अगर लवली जी के आने पर पार्टी मजबूत होगी तो इससे भविष्य में फायदा होगा। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ का कहना है कि पार्टी को एक्टिव करने के लिए कुछ लोगों को निकाला गया था। अब जो लोग लवली जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो इससे पार्टी को ही फायदा होगा। कई बार जब पार्टी थोड़ा डामाडोल होती है तो कुछ लोगों के हौसले टूट जाते हैं, उनका विश्वास टूटने लगता है, तो वो ऐसे लोग कई बार छोड़ के पार्टी को छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। और फिर जब जाकर दूसरी पार्टियों में जाकर ये तुलना करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में और उन पार्टियों में क्या फ़र्क है, उनकी विचारधारा में क्या फ़र्क है, लोग उनके बारे में क्या मानते हैं, उन सब बातों को जब वहाँ पे वो तोलते हैं तो उन्हें समझ आता है। और अब आज हमारे सभी के प्रिय नेता, हमारे बहुत ही जुझारू नेता को कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। उनकी कार्यशैली को देखते हुए बहुत सारे लोग वापस आना चाहते हैं। बड़े बड़े नेता हैं, वो मंत्री रह चुके भी, ऐसे लोग भी हैं, विधायक रह चुके हैं, बड़े बड़े संगठन के पदों पर लोग रह चुके हैं। जो उस समय थोड़ा डामाडोल थी स्थिति, तो उस समय वो उनका हौसला हिल गया था, उनका विश्वास डोल गया था, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, वो सब वापस आने को घर छोड़ के गए हैं और अपने घर में वापस आना चाहते हैं, अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ और भी जो नेता जो अरविंद केजरीवाल के चक्कर में टिकट देगा, विधायक बनाएगा, एमपी बनाएगा, जो अपने स्वार्थ के खातिर पार्टी छोड़ के गए हैं, अगर वो सभी वापस आना चाहें तो हम उनका स्वागत करें। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।